स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एडवर्ब के अंतर्गत एडवर्ब का पोजीशन इन ए सेंटेंस के विषय में जानकारी दूंगा। एडवर्ब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, इन सब के विषय में हम लोग अपने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। और यदि आपने अध्ययन न किया हो या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहें। ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह न केवल आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए है बल्कि ये आपको विभिन्न तरह की कंपटीशन जैसे एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे अन्य कंपटीशंस के लिए भी आपके बहुत उपयोगी है। तो आज आइए इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि किसी भी वाक्य में एडवर्ब को किस जगह पर रखा जाए, यानी कहाँ लिखा जाए। तो ये क्लियर है कि एडवर्ब को लिखते समय हम या तो उसको किसी वाक्य के आरंभ में लिखते हैं या वाक्य के बीच में लिखते हैं या वाक्य के अंत में लिखते हैं। ओके, यह इसकी लोकी स्थिति हो सकती है, पोजीशन हो सकता है। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लिख सकते हैं या मेन वर्ब के बाद लिख सकते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि एडवर्ब का किसी सेंटेंस में स्थान कहाँ पर होता है, कहाँ पर कब इसको हम वाक्य के आरंभ में लिखेंगे, कब हम इसे सहायक क्रिया के या मुख्य क्रिया के बाद या बीच में लिखेंगे। इन सभी के विषय में हम अध्ययन करते हैं। अगर हम इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो जब आप ग्रामर का पेपर हल करते हैं और सिंटैक्स आपके कक्षा 11 और 12 में के ग्रामर पोर्शन में एक चैप्टर है सिंटैक्स, उसमें इसी तरह के सेंटेंस आते हैं और यदि आपको सही जानकारी नहीं है या नहीं होती है तो आप एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं और आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि पहले तो हम पाएंगे किसी एडवर्ब। आप जानते हैं एडवर्ब की परिभाषा और ये सब मैंने आपको बताया था। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तब उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखना। ओके, तो एडवर्ब की हम सब शुरुआत करते हैं। तो एडवर्ब किसी वाक्य के पहले यूज होता है। जब हम इसे किसी वाक्य के पहले यूज करते हैं तब यह पूरे वाक्य को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, क्योंकि एडवर्ब का कार्य है कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य सभी की ये विशेषता बताता है। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है और बाकी जो शेष बचते हैं आपके एडजेक्टिव हों, चाहे एडवर्ब हों या आपका वर्ब हो या प्रीपोजिशन संबंधी क्लॉज हो या फ्रेज हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, इन सब की विशेषता या इनके विषय में कुछ न कुछ एडवर्ब कहता है। तो आइए पहले हम शुरुआत करते हैं कि एडवर्ब को हम सेंटेंस के पहले कब रखते हैं। जब हम किसी वाक्य को, पूरे वाक्य को मॉडिफाई करते हैं तब हम वहाँ पर एडवर्ब का पहले प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड। दुर्भाग्यवश वह फेल हो गया। तो यहाँ पर जो अनफॉर्चुनेटली शब्द है यह आपका एडवर्ब है और यह वाक्य के आरंभ में आया है। तो इस प्रकार से एडवर्ब वाक्य के आरंभ में भी आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब विशेष करके वर्ब की विशेषता बताता है। यदि आपके पास ऐसे सेंटेंस हैं
या इस तरह का आपके पास सेंटेंस है जहाँ पर केवल सब्जेक्ट है और इसके बाद में वर्ब है और फिर आपको एडवर्ब लगाना है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यानी अगर वाक्य में सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्ब है, यानी सब्जेक्ट है और वर्ब दिया है और आपको एडवर्ब लगाना है, तब ऐसी स्थिति में आप वर्ब के बाद में एडवर्ब लगा देंगे। जैसे ही प्लेड, मान लीजिए ये आपका सेंटेंस था ही प्लेड और आपको एडवर्ब लगाना था, तो ही प्लेड वेल या ही वेल प्लेड आप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा और सिंटैक्स में यही आता है, पेपर में लिखा रहेगा ही वेल प्लेड, अब आपको इसको करेक्टिफाई करना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे ही प्लेड वेल। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट रहिए, क्लियर रहिए कि जब वाक्य में सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और आपको उसमें एडवर्ब लगाना हो या एडवर्ब लगाया गया हो, उसका सीक्वेंस आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो वर्ब होगा वर्ब के बाद में ही एडवर्ब होगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है ही रैन, वह दौड़ा, देखिए इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसके बाद में हमने एडवर्ब लगाया है, तो फास्ट एडवर्ब है, ये मैनर शो करता है, वह तेज़ दौड़ा और वह अच्छा खेला, ये भी मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर, काइंड्स ऑफ मैनर के में मैंने आपको जानकारी दी थी कि एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या काम है, रीजन का क्या काम है और एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्या काम है, इन सबके विषय में जानकारी दी थी। अगर आप चैनल पर नए हो तो अवश्य उसे देख लें। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मैंने स्पष्ट किया कि यदि वाक्य ऐसा है जिसमें केवल सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और आपको उसमें एडवर्ब लगाना है तो एडवर्ब वर्ब के बाद में लगेगा। ओके, तो दूसरा पॉइंट आइए। दूसरे पॉइंट में एक तो पहला पॉइंट ये था कि आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद हम लगा देते हैं, वर्ब के बाद लगा देते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि यदि हमारे वाक्य में सेंटेंस में वर्ब दो हों, यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी दिया हो और आपका मेन वर्ब भी दिया हो, तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, देखिए वर्ब है, ये एडवर्ब हो गया। गॉड लिव्स एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह रहता है। ये तो सब इसके एग्जाम्पल्स रहे हैं। ओके, अब आगे हम आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ इस तरह का वाक्य है कि जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आया हुआ हो, तब आप कैसे और कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, कहाँ पर आप एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग कर देंगे। ओके, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए, और यदि आपको वाक्य का ऐसा कंस्ट्रक्शन मिल जाए, ऐसे वाक्य की रचना मिले जिसमें सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ठीक, तब आप कहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब का पोजीशन कहाँ पर होगा, तब आप जब एडवर्ब का प्रयोग करेंगे ऐसी स्थिति में एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी, यहाँ पर ये थर्ड का एग्जांपल है कि आई हैव ऑफन हेल्प्ड हिम। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प्ड मेन वर्ब है। ठीक, तो जब आपको इस तरह का सेंटेंस मिले जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी दिया हो और मेन वर्ब दिया हो, तब आप एडवर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले करेंगे, यानी दोनों के बीच में एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखते हैं, ही है जस्ट कम, हुआ अभी आया है, तो हैज और जस्ट आप देख सकते हैं, और कम आपका मेन वर्ब है सहायक क्रिया है, दोनों के बीच में जस्ट आया है और ये आपका एडवर्ब है। ओके, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई
पहला मैंने पॉइंट्स पढ़ा कि एडवर्ब को वाक्य के पहले लगाएं। दूसरा, अगर वाक्य में केवल सब्जेक्ट और वर्ब हो तो एडवर्ब को वर्ब के बाद में लगाया जाए, और यदि वाक्य में सब्जेक्ट हो और ऑक्सिलरी वर्ब हो तब उसके बीच में आप एडवर्ब लगाएं, इसके बाद मेन वर्ब लिखें। ओके, ये आपका रूल हो गया, जिसके एग्जाम्पल्स ये हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है मान लो, और इसके साथ में यानी ये इसका इक्वेशन हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब और इसके बाद में मेन वर्ब। ये इसका इक्वेशन था आपका। अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट दिया है सेंटेंस में और सहायक क्रिया नहीं दी है, यानी आपका सेंटेंस का जो क्रम है, आपके सेंटेंस का क्रम इस तरह का दिया है कि सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तब आप क्या करेंगे, यानी अगर वाक्य में सब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तब आप ऐसी स्थिति में एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। जैसे सपोज करिए, आई राइट हियर ए सेंटेंस, आई मेट हिम स्टरडे। यहाँ पर अभी आप स्टरडे को अलग ही रखिए क्योंकि ये एडवर्ब है, और ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन रचना देखें कि सब्जेक्ट है और मेट वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर मेट ऑब्जेक्ट है, और जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो इसमें रूल ये है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट हो, वर्ब दिया हो और ऑब्जेक्ट हो और आपको एडवर्ब लगाना हो, तब आप एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब लगाएंगे, जैसा यहाँ लगाया गया है। ठीक, ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। तो ये चौथा पॉइंट था। अब आगे आते हैं, एक हमारा पांचवा पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पांचवा जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें यह है कि इफ़ टू आर मोर देन टू एडवर्ब्स आर यूज्ड इन ए सेंटेंस, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनको हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे। ओके, यानी जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक एडवर्ब एक साथ में आ गए हों, तब उनको लिखने का क्रम क्या होगा। तब जब दो या दो से अधिक एडवर्ब एक साथ में आ जाएं बच्चों, तो आप सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखिए। क्या लिखेंगे? एडवर्ब ऑफ यम माने मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर पहले लिख दीजिए, और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम लिखिए दूसरे नंबर पर, फर्स्ट पर इसे लिखें, और इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम तीसरे नंबर पर लिखें। यानी जब आप चाहे हाई स्कूल के स्टूडेंट हों या 9th के हों, जब आप पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ रहे होते हैं जिसमें वाक्य को राइट ऑर्डर में करना होता है, वहाँ पर भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कक्षा 11-12 और कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका राइट प्रयोग यदि नहीं जानते हैं तो आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसे वाक्यों को जिसमें एक या एक से ज़्यादा एडवर्ब का यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स पाते हैं। सी हियर ही रैन फास्ट। यहाँ पर आप देखें इस एग्जाम्पल को, ही रैन ये तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, फास्ट आपका आ गया, एडवर्ब आया। फास्ट किस प्रकार का एडवर्ब है? फास्ट दौड़ने का जो है ढंग दिखाता है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ही रैन फास्ट इन द रेस, कहाँ पर दौड़ा, वह रेस कहाँ पर, माने फास्ट कहाँ पर दौड़ा। तो ये एक प्रकार से स्थान की बात करती है।
तो इसलिए इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम ले लेते हैं। इन द रेस, ही रैन फास्ट इन द रेस। ओके, इसमें दो आपके एडवर्ब प्रयोग किए गए हैं। जब दो एडवर्ब एक साथ में प्रयोग किए जाएंगे तब उनका सीक्वेंस होगा एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। और यह तीन एक साथ में यूज कर दिए गए हैं तो उनको लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। सपोज कर लीजिए कि मैनर नहीं दिया है और केवल आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, तब ऐसी स्थिति में आप एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लिखेंगे। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही फेस्ड क्वाइट वेल, ही फेस्ड क्वाइट वेल इन द इंटरव्यू स्टडी। ठीक, अब इस सेंटेंस को देख लीजिए। ही फेस्ड माने उसने सामना किया, क्वाइट वेल बिल्कुल ठीक, इन द इंटरव्यू स्टडी, ये तो आपका क्वाइट वेल हो गया। कैसे फेस किया, ये मैनर शो करता है। ये क्वाइट वेल आपका मैनर बताता है, खूब अच्छे से सामना किया, ये मैनर का। और किसका सामना, इन कहाँ पर सामना किया, इन द इंटरव्यू। इन द इंटरव्यू ये आपका प्लेस हो गया। कहाँ पर अगर लगा करके बनाएं, क्योंकि मैंने बताया था कि वाई, वेयर, व्हेन और हाउ, अगर इन शब्दों को लगा करके आप प्रश्न बना लो, इसके उत्तर में जो भी शब्द आ जाए वह एडवर्ब भी होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इंटरव्यू आपका प्लेस हो गया और कब, ये स्टड आपका टाइम हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका आज का जो ये चैप्टर था पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ये ख़त्म हुआ। आप इस पांचों जो रूल्स हैं इनको दिमाग में अपने सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसमें हर रूल इम्पॉर्टेंट है और पांचवा रूल कुछ विशेष है जिसको आप याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट भी बना लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।